ये 8 अगस्त 1963 की बात है जब एक ट्रेन ग्लासगो से अपने सफ़र पर रवाना हुई। सुबह 3:30 पर डाकुओं के एक गिरोह ने इसे रोका और वो 26 लाख पाउंड की दौलत ले उड़े। 60 बरस कबल 26 लाख पाउंड की मालियत आज के 50 लाख पाउंड के बराबर है। अगर इसे आप पाकिस्तानी रुपीज़ में समझना चाहें तो ये रकम मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से तकरीबन 1 अरब 67 करोड़ रुपए बनती है। इस वाक़े को अब 60 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इस डकैती की याद अब भी बरतानवी अफराद के जहनों में ताज़ा है। इस डकैती को बाद में द ग्रेट ट्रेन रॉबरी यानी अजीम ट्रेन डकैती का नाम दिया गया। इस वाक़े पर मुतअद्दिद फिल्में और ड्रामा सीरियल्स भी बनाए जा चुके हैं। ये बदनाम ज़माना डकैती आज भी अक्सर अफराद के लिए एक अफसाने की तरह है। डाकू ने इसकी मंसूबाबंदी कैसे की, इसकी प्लानिंग कैसे की, उस दिन क्या हुआ था और इस डकैती के बाद उन डाकुओं के साथ क्या हुआ, ये वो सारे सवाल हैं जो सबके जहनों में गर्दिश करते रहे। ये 15 लोगों का एक गैंग था और ब्रूस रैंडल्स इसके सरगना थे। उन्हें रेलवे के एक मुलाजिम की जानिब से तमाम मालूमात बताई जा रही थी, लेकिन रेलवे का ये मुलाजिम कौन था उसकी शनाख्त आज तक नहीं हो सकी। रेलवे के उस एहलकार की जानिब से दी गई मालूमात की बुनियाद पर ही ब्रूस और उसके साथियों ने इस डकैती की मनसूबाबंदी की। उन्होंने रेलवे के सिग्नल्स निज़ाम में तब्दीली की और ट्रेन को बकिंगम शायर के पास रोकने में कामयाब हो गए। इन डकैतों ने इस डकैती के दौरान किसी असला का या पिस्तौलों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर के सर पर एक लोहे की सलाख से ज़रब ज़रूर लगाई। ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन कभी भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रूस रेनल्ड्स इस डकैती के सरगना थे और वो इसके प्राइमरी प्लानर थे, इसके मंसूबा साज थे। उन्होंने ग्लासगो से आने वाली ट्रेन को रोकना था। एक सिक्योरिटी अफसर जो इस ट्रेन में मौजूद इस रकम के बारे में जानते थे, उनको ये मालूमात थी और इसको महफूज रखने के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसके बारे में भी उनको पता था। ये सिक्योरिटी अफसर ही बेसिकली गैंग के लोगों को सब कुछ बता रहे थे, सारी मालूमात दे रहे थे कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है और उसको किस तरीके से आपने उठाना है वहाँ से। ब्रायन फील्ड ने इस सिक्योरिटी अफसर को गोर्डन गोडी और रोनाल्ड बस्टर्ड एडवर्ड्स से मिलवाया था, जो कि इस गैंग का हिस्सा थे। इस डकैती की प्लानिंग करने में कई माह लग गए थे। ब्रूस रेनल्ड्स, गोर्डन गोडी, बस्टर्ड एडवर्ड्स और चार्ली विल्सन इस गैंग के सबसे अहम अराकीन थे। ये लोग जराइम की दुनिया में कोई नए नहीं थे, लेकिन इन्हें किसी ट्रेन को रोककर इस पर डकैती करने का तजर्बा हरगिज नहीं था। इसलिए इस डकैती के लिए, इस इतने बड़े कांड के लिए दीगर गैंग से भी मदद ली गई थी। इस डकैती को सर अंजाम देने के लिए जिस गैंग से सबसे ज़्यादा मदद ली गई थी, इस गैंग में टॉमी वस्बी, बॉब वेलश और जिम हसी शामिल थे। इस गैंग को साउथ कोस्ट रेडर्स गैंग के नाम से जाना जाता था और इस गैंग को ट्रेनों पर डकैती करने का काफ़ी तजर्बा था। इसके बाद कुछ और लोगों को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया था और यूं इस टीम में टोटल 16 अफराद शामिल थे। ये जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रेन का नाम रोलिंग पोस्ट ऑफिस रखा गया था। इसके ज़रिए से ख़त, पार्सल, मनी ऑर्डर और कैश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इस ट्रेन में अमले के कुल अफराद की तादाद 72 के करीब थी और इसमें 12 कोचेस थी, यानी 12 डब्बे थे। ट्रेन का अमला किसी एक स्टेशन से पार्सल और खतूत के बैग ट्रेन पर लोड करता और जब ट्रेन चल रही होती इस दौरान इन्हें तरतीब दिया जाता। ट्रेन को किसी सूरत ना रोकने के लिए इसमें बड़े बड़े हुक लगाए जाते और उन पर बैग लटका दिए जाते थे और बाद में इनमें से ये खतूत और पार्सल अंदर रख लिए जाते थे। आमतौर पर इस ट्रेन में 3 लाख पाउंड की रकम मुंतकिल की जाती थी, लेकिन 7 अगस्त 1963 को क्योंकि ये बैंक की छुट्टी थी, इसलिए उस दिन इस ट्रेन में 26 लाख पाउंड की रकम मौजूद थी। अब बात करते हैं कि डकैतों ने इस ट्रेन को फिर कैसे रोका। डाकुओं ने पटरी पर मौजूद सिग्नल को ग्लव्स के जरिए ढांप दिया और बैटरी से चलने वाली सुर्ख लाइट्स के जरिए ट्रेन को रोकने का इशारा किया। ट्रेन ड्राइवर जैक मिलर ने जब सुर्ख सिग्नल देखा तो उन्होंने 8 अगस्त की सुबह लगभग 3 बजे ट्रेन को रोक दिया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन को ऐसे रास्ते में रोका जाएगा, इसलिए वो और उनके असिस्टेंट डेविड ट्रेन से नीचे उतरे और करीबी स्टेशन कॉल करने के लिए ट्रैक पर लगे फ़ोन की जानब बढ़े। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने टेलीफोन लाइन ही काट दी है। जब तक डेविड वापस आए तो डकैत इंजन कैबिन में दाखिल हो चुके थे। जैक मिलर ने जब एक डकैत को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके सर पर लोहे का रॉड दे मारा। डकैतों का मंसूबा ये था कि वो इस कोच को बाकी ट्रेन से अलहदा करके इसे बड़गो पोल ले जाएंगे, जो वहां से सिर्फ 800 मीटर दूर था, और फिर वो वहां से रकम लूट कर निकल जाएंगे। इस काम के लिए वो अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर भी लेकर आए थे, लेकिन डकैती के वक्त इन्हें एहसास हुआ कि इस ड्राइवर को ये जदीद किस्म की ट्रेन चलाने का तजुर्बा ही नहीं है। उस वक्त तक डकैतों ने पिछली बोगियों में जाकर तमाम अहलकारों को एक तरफ कोने में बिठा लिया था। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बांध दिया गया था। अब
उन बोरियों को खाली करने की बारी थी जिनमें दौलत मौजूद थी। इस ट्रेन की पहली बोगी में 128 बोरियां थी। उन्होंने पहले इसमें से 120 बोरियां निकाली और एक एक करके इन्हें पुल के नीचे खड़े ट्रक में खाली करने लगे। सिर्फ 30 मिनट में ही उन्होंने ये डकैती मुकम्मल कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने 2 मजीद ट्रक्स मुख्तलिफ सिमतों में भेजे ताकि ऐनी शाहदों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। पैसों से भरे बैग खाली करने के बाद डकैतों ने एक सुनसान सड़क पकड़ी। इस दौरान पुलिस रेडियो के जरिए सुनने की कोशिश कर रही थी कि इन्हें कोई मालूमात मिलती है या नहीं। ये डकैत सुबह 4:30 पर एक फार्म पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने छुपना था और इस दौरान पुलिस को भी इस वाक़े की खबर हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डकैतों ने ट्रेन के ट्रैक्स के जो टेलीफोन की तारें थी वो तो काट दी थी और वो इस ट्रेन की मरकजी बोगी को 800 मीटर दूर ले गए थे। लेकिन इससे कुछ देर बाद एक ट्रेन एहलकार करीब से गुजरती हुई एक माल बरदार बोगी पर सवार हुआ और अगले स्टेशन पर उतरकर उसने पुलिस को मुतला कर दिया। उसने बताया कि एक डकैती हो चुकी है, बहुत बड़ी डकैती। उसने पुलिस से कहा, मुझे यकीन है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो पूरी ट्रेन ले उड़े हैं। ये डाकू लूट का माल लेकर जिस फार्म पर जाकर छुपे थे वो जायवकुआ से तकरीबन 43 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पहुंचकर डकैतों ने रकम तकसीम कर दी। कुल रकम के 16 हिस्से किए गए जिन्हें टीम में तकसीम कर दिया गया और बाकी बचे पैसे आम वर्कर्स को दे दिए गए। चूंकि ये डाकू पुलिस के रेडियो को भी सुन रहे थे, इसलिए उन्हें पुलिस की मूवमेंट का भी अंदाज़ा हो रहा था। उन्हें यह अंदाज़ा हो चुका था कि पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और शुरुआत में पुलिस जो है उसने 50 किलोमीटर का एक पेरीमीटर बनाया है, यानी वो जाय वकुआ के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर तक के इलाके में सर्च ऑपरेशन करेंगे। इस काम के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुख्तस कर दी गई थी और वो अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन कर रही थी। डकैती करने वाले गैंग को ये मालूम हो गया था कि इस दौरान छुपे रहना आसान नहीं होगा और पुलिस इन्हें जल्द ढूंढ निकालेगी। आगाज़ में उनका मंसूबा ये था कि वो कुछ देर यहाँ उस फार्म पे रुकेंगे और फिर यहाँ से फरार हो जाएंगे। ब्रायन फील्ड उस शाम इन डाकुओं से मिलने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढो। अब वहाँ से भागने के लिए डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को इस्तेमाल करना भी ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि ऐनी शाहिदीन ने इस बारे में पुलिस को बता दिया था। यानी इलाके के लोगों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने यह डिटरमिन कर लिया था कि उस वक्त उस जगह पर जाय वकुआ के इर्द गिर्द कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद थीं और किस किस तरफ को गई हैं। इसलिए ब्रायन ने अपने एक दोस्त राय जेम्स को हमरा लिया और वहाँ एक और गाड़ी ढूंढ ली। इसी दौरान ब्रूस और जॉन डेली भी वहाँ 2 गाड़ियों के साथ पहुँच गए थे। कुछ लोग गाड़ियों में गए जबकि ब्रायन फील्ड और इनकी अहलिया एक वैन में आए, जबकि इनके अलावा बाकी जो अफराद थे वो वहीं फील्ड हाउस में ही छुप गए। इस ट्रेन में डकैती के दौरान एक डकैत ने ट्रेन में मौजूद एक पोस्टल एहलकार को कहा था कि तुम लोगों ने यहाँ से आधे घंटे तक नहीं हिलना। ऐनी शाहिदीन ने यह बात पुलिस को बताई, जिसे पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि डकैत यहाँ से सिर्फ इतनी दूर ही गए होंगे जितनी एक गाड़ी आधे घंटे में जा सकती है। चुनाचे पुलिस ने 50 किलोमीटर का पेरीमीटर सेट करके उसके अंदर अपनी सर्च शुरू कर दी थी। अब चूंकि ये जो फार्म हाउस जहाँ पे ये डाकू छुपे हुए थे वो इस पेरीमीटर के अंदर ही था, तो इसका मतलब ये था कि पुलिस किसी भी लम्हे इन डाकुओं तक पहुँच सकती थी। इसलिए उस 50 किलोमीटर के एरिया में किसी किस्म की मूवमेंट करना और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। इसलिए वो जो डाकू बाकी रह गए थे फार्म हाउस में, उन्होंने यही डिसाइड किया कि बेहतर यही होगा कि यहीं पे छुपे रहें और फिर जुमे के दिन ही वहाँ से निकलें, जबकि पुलिस अपनी सर्च करके थक चुकी होगी और पुलिस ये समझ रही होगी कि शायद अब हमारे हाथ से वो निकल चुके हैं। फिर इस डकैती के 2 दिन बाद चार्ली विल्सन ने ब्रायन फील्ड को कॉल की और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस फार्म हाउस को आग लगा दी थी जिसमें वो ठहरे हुए थे, ताकि सारे शवाहिद, सारे सबूत जो हैं वो मिटाए जा सकें। ब्रायन जब इस बात का जवाब देते हुए हिचकिचाया तो विल्सन ने एडवर्ड्स, रेनल्ड्स, डेले और जेम्स के हमरा एक मीटिंग की और कहा कि इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। जब वो बाद में ब्रायन फील्ड से मिला तो उसने इस बात का इकरार किया कि उसका असिस्टेंट मार्क इस जगह को नजर आतिश करने में नाकाम रहा था। विल्सन इस बात पर इतने गुस्से में आया कि वो फील्ड का गला दबाने लगा, लेकिन वहाँ पर मौजूद उनके एक और साथी ने उसकी जान छुड़वाई। फिर उन्होंने फैसला किया कि अगले रोज़ वो पहले इस जगह को नजर आतिश करने के लिए वहाँ जाएंगे। लेकिन जब वो उस तरफ गए तो उन्हें पता चला कि पुलिस वहाँ पहले ही पहुँच चुकी है। पुलिस को वहाँ नोटों की बोरियों के कुछ शवाहिद मिले थे। इसके साथ साथ उन्हें डकैतों के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि डकैत ट्रेन लूटकर इस जगह आए थे। पुलिस ने फार्म हाउस के रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात का जायजा लिया और इनमें ब्रायन फील्ड्स का नाम मौजूद था। पुलिस ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद बाकी 16 अफराद तक पहुंचना पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि ब्रायन से उन्होंने सबके नाम और तफसीलात उगलवा लिए थे।
इस गैंग के सरगना ब्रूस रैंडल्स का जो उर्फ था वो था नेपोलियन, और ये नेपोलियन इस डकैती के बाद 5 साल तक पुलिस से छुपता रहा। वो पहले मैक्सिको गया और फिर वहां से एक जाली पासपोर्ट पर कनाडा चला गया। इस दौरान उसकी एहलिया और उसका बेटा भी उसके हमरा थे। 5 साल रूपोश रहने के बाद जब वो इंग्लैंड लौटा तो पुलिस ने उसे धर लिया। उसे 1968 में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। ताहम 10 वर्ष बाद उसे रिहा कर दिया गया। वो एक छोटे से फ्लैट में तनहा रहता था और उसके बाद उसे सन 1980 में मंशियात फरोशी के जुर्म में 3 साल की कैद की सजा हो गई। जेल से रिहा होने के बाद उसने एक फिल्म के लिए बतौर कंसल्टेंट काम किया जो डकैती के बाद बच निकलने की कहानी पर मबनी थी। इसके साथ साथ उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी सोने उम्री भी लिखी। इस यादगार डकैती के 50 बरस बाद 2013 में वो फौत हो गया। इसी डकैती गैंग के एक दूसरे मेंबर की कहानी जिसका नाम रोनाल्ड बर्ग्स था, वो इतनी दिल मोह लेने वाली है कि इस पर एक फिल्म बन सकती है। उसे 1964 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही साल वो जेल से फरार हो गया। उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और मुख्तलिफ ममालिक में रुपोश रहा। वो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए पुलिस से बचने में कामयाब रहा, बल्कि एक दफ़ा तो उसे किसी ने अगवा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अगवाकारों के बिछाए हुए जाल से भी बचने में कामयाब रहा। वो 36 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन फिर 2001 में बिलाखिर उसने खुद ही गिरफ्तारी दे दी। उसकी सेहत खराब होना शुरू हो चुकी थी, चुनाचे 2009 में उसे इंसानी बुनियादों पर रिहा कर दिया गया। उसी साल दिसंबर में उसकी वफात हो गई। इस डकैती वाली ट्रेन के ड्राइवर को रोनाल्ड एडवर्ड्स ने सर पर सुलाख मारी थी, लोहे का रॉड मारा था। 1988 में बस्टर नामी फिल्म इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। रोनाल्ड एडवर्ड्स इस डकैती के बाद मैक्सिको फरार हो गया था, लेकिन 1966 में उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 9 वर्ष की जेल के बाद रिहाई मिली तो उसने अपनी फूलों की दुकान बना ली। कैसी अजीब बात है, कहाँ एक डाकू और कहाँ फ्लावर शॉप। लेकिन 1994 में इस शख्स ने खुदकुशी कर ली। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 62 साल थी। चार्ल्स विल्सन इस गैंग के माली मामलात संभाल रहा था। उसने तमाम अफराद में पैसे तकसीम किए थे और सबसे पहले वही गिरफ्तार हुआ था। बाद में वो दी साइलेंट मैन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कुछ नहीं बताया था। उसे 30 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो 4 माह बाद ही कनाडा फरार होने में कामयाब हो गया। फिर 4 साल बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर उसने अगले 10 साल जेल में गुजारे। 1978 में जेल से रिहा होने के बाद वो स्पेन चला गया। फिर 1990 में किसी निजी तनाज़ा के बायस उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रॉय जेम्स उस ट्रक का ड्राइवर था जिसमें नोटों की बोरियां ले जाई गई थीं। उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को उस फार्म हाउस से मिले थे जहां पे जाकर ये बोरियां रखी गई थी। ये शख्स चांदी का काम करता था, यानी एक किस्म का सुनहरा था, और इसे कार रेसिंग का भी बहुत शौक था। इसे भी गिरफ्तारी के बाद 30 साल की सज़ा सुनाई गई, ताहम 12 बरस बाद इसे रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो स्पेन चला गया। उसे 1993 में दोबारा जेल भेजा गया क्योंकि उसने अपने ससुर पर गोली चलाई थी और अपनी बीवी की कनपटी पर बंदूक रखी थी। अब बात कर लेते हैं ब्रायन फील्ड के बारे में। वो फार्म हाउस जो इस डकैती के लिए इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल इसी की मलकियत था, और इसकी इस मलकियत की वजह से ही पुलिस इन तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। ब्रायन को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। 5 साल बाद ही वो रिहा हो गया। फिर 1979 में वो एक हादसे में मारा गया। अगर आप इस वीडियो को अब तक देखते चले आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब मैं आपको बताने लगा हूँ। क्या आपको पता है कि वो जो इतनी बड़ी रकम थी, वो जो 1 अरब 67 करोड़ रुपए पाकिस्तानी के बराबर सारी रकम थी, उसका क्या बना? तो मज़े की बात यह है कि उस रकम का कभी भी कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस उसे रिकवर नहीं कर पाई।